ये लो, जरा जरा टूथपेस्ट लगाया करो। इतना महंगा टूथपेस्ट आता है और तुम लोग जब देखो खर्चे बढ़ाने में लगी रहती हो। अरे लाजवंती, क्यों बच्चियों को परेशान कर रही हो? एक टूथपेस्ट ही तो मांग रही हैं। ये लो, तुम सब गरम गरम जलेबी खाओ। हलवाई बना रहा था तो तुम सबके लिए ले आया। लो। क्यों फालतू में बेकार के खर्च करते रहते हो? वैसे भी दिन भर ये तीनों कितना कुछ खाती रहती हैं। दादी, जलेबी तो हमने बहुत दिनों बाद खाई है। हाँ दादी, बहुत दिनों बाद खाई है। दादी, आप भी खाओ न जलेबी, बहुत स्वाद है। देखा, हमारी तीनों पोतियां तुम्हें कितना प्यार करती हैं। तुम्हें खिलाए बिना खुद नहीं खाएंगी। अपने मम्मी पापा से पहले तुम्हें याद करती हैं। अच्छा, तो लाओ जरा जलेबी का कटोरा इधर दो। पूजा जलेबी का कटोरा अपनी दादी के हाथ में दे देती है। अब मैं तुम सब में बांटकर खुद खाऊंगी जलेबी, ठीक है? एक जलेबी में से 3 टुकड़े हो सकते हैं। फिर तुम पूरी पूरी जलेबी खाकर क्या करोगी? पता भी है मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। तीनों पोतियां पछता रही थी क्योंकि उन्होंने तो अपनी दादी को जलेबी खाने के लिए कहा था। अब उनकी दादी तो कंजूस महामक्खी चूस थी। एक जलेबी के 3 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा तीनों को पकड़ा दिया और बाकी की जलेबी उन्होंने अपनी बहू को दे दी। बहू, ये बाकी की बची जलेबियां फ्रिज में रख दो, नहीं तो रोजाना मंगाने के चक्कर में फालतू के पैसे लगेंगे। पता नहीं लाजवंती, तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? कितने मन से बच्चियां जलेबी खा रही थीं, तुमने वो भी छीन ली। अक्सर ऐसा ही होता था। लाजवंती कंजूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मालती, तीनों की स्कूल की फीस तुम रख लो, कल स्कूल में दे आना। बाकी तुम मुझे बोल रहे थे कि पिंकी और शीतल के मोजे खराब हो गए, तो ये पैसे भी रख लो, उनके लिए मोजे खरीद लाना, ठीक है? अरे मोहन बेटा, मोजे तो रोज खराब ही होते रहते हैं, उनका इलास्टिक ढीला हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है बहू नए मोजे खरीदने की। तुम मोजे मुझे दो, मैं उनके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, वो कस जाएंगे। अभी से सूंघ सूंघ कर खर्चे करना शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा पैसे मत लगाओ। आगे एक एक करके इनकी शादी करोगे तो तीनों को निपटाने में कितना पैसा पानी की तरह बहेगा, तब पता चलेगा। मेरा तो समझाना फर्ज है। मालती जानती थी कि उसकी सास की आदत कंजूसी करने की है, इसलिए वो चुप हो जाती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती। समय बीता और लाजवंती की तीनों पोतियां बड़ी हो गईं। मोहन की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, इसलिए वो बहुत समय से कोई काम नहीं कर रहा था। तीनों बेटियां ही कमाकर घर को चला रही थीं। पर उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी लाजवंती की कंजूसी नहीं छूटी थी। दादाजी, यह लीजिए आपका चश्मा, मैं चश्मे वाले की दुकान से बनवा लाई हूँ। अरे, अभी तो तूने नया चश्मा इन्हें बनवा कर दिया था, अब क्यों बनवा लाई? तभी एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जिसके हाथ में एक पार्सल था। मैम, आपका पार्सल था। अरे भैया, हमारे यहाँ से किसी ने कुछ नहीं मंगवाया, बगल वाले घर में पूछ लो। दादी, पार्सल हमारा ही है, मैंने मंगवाया है। तूने क्या मंगवा लिया? जब देखो फालतू खर्चे करती रहती है। तुम तीनों से तो मैं बड़ी दुखी आ गई हूँ। दादी, वो बहुत समय से मिक्सी खराब थी और माँ को हाथ से ही चटनी और मसाले पीसने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर कर देती हूँ। वो सेल चल रही थी ना, इसलिए सस्ते में मिल गया। जब देखो पैसे उजाड़ने में लगी रहती हैं। अरे, तेरी माँ के हाथ इतनी जल्दी थकने लग गए? हम तो पता नहीं कितने कितने मसाले ओखली में कूट लेते थे। ये जब से मिक्सी आई है, हाथों से काम करना आजकल की बहुओं ने छोड़ ही दिया है। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। पिंकी बेटा, तुम्हें पता तो है तुम्हारी दादी का स्वभाव कैसा है, फिर भी तुमने ये क्यों मंगा दी? माँ, मैंने अकेली ने पैसे नहीं दिए, पूजा दीदी और शीतल ने भी पैसे मिलाए हैं। पूजा बिटिया, इस चश्मे का फ्रेम तो बहुत अच्छा है, मेरी आंखों पर बिल्कुल फिट आ गया। दादाजी, मैंने चश्मे वाले को बोल दिया था कि आपका पहले वाला फ्रेम बार बार गिर जाता था, इसलिए उसने इस बार थोड़ा टाइट किया है। चलो अच्छा है, वरना तुम्हारी दादी कहती कि मुझ बूढ़े पर फालतू का खर्चा कर दिया। हंसते हंसते अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनके सीने में दर्द होने लगता है। तीनों पोतियां अपने दादाजी को उठाने लगती हैं। लाजवंती और मालती भी घबरा जाती हैं। मोहन की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, वो बहुत मुश्किल से उठकर आता है। क्या हुआ दादाजी? कुछ बोलो दादाजी। दादाजी, अभी तो भले चंगे हंस रहे थे, क्या हो गया? अरे अरे, कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा तो मन घबरा रहा है, कुछ तो बोलो। सुनो जी, डॉक्टर को फोन करो जल्दी से। हाँ हाँ, करता हूँ। पापा, डॉक्टर को फोन मिलाने में टाइम लग जाएगा, हम दादाजी को जल्दी ही हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। पूजा एम्बुलेंस को फोन करती है।
कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और सब लोग दादाजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दादाजी को हार्ट अटैक आया था। देखिए, रामलाल जी को हार्ट अटैक आया है। इनके हार्ट में स्टंट डालने होंगे। अब आप रिसेप्शन का बिल भर दीजिए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर, मेरे दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हम अपने दादाजी के बिना नहीं रह सकते। डॉक्टर, उनके बिना हमारा घर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हमारे दादा दादी बहुत कीमती है। डॉक्टर से बात करते करते तीनों बेटियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। लाजवंती ये सब देख रही थी। तीनों पोतियां मिलकर हॉस्पिटल का बिल भरती हैं और अपने दादाजी की खूब देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद दादाजी की तबीयत ठीक हो जाती है और दादाजी को छुट्टी मिल जाती है। जिन पोतियों को मैंने हमेशा कंजूसी से सब कुछ करने दिया, हमेशा खाने पीने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए रोका टोका और भी न जाने क्या क्या, पर आज हमारे घर की रक्षक और हमारे घर का गर्व ये तीनों पोतियां ही हैं जी। मुझे अपनी तीनों पोतियों पर गर्व है। पता नहीं इन्हें मेरे जैसी कंजूस दादी क्यों मिल गई। दादी, ऐसा मत बोलो, नहीं तो हम रो देंगे। आप तो हमारी जान हो दादी। हाँ दादी, ऐसा मत बोलो, आप हमारी सबसे अच्छी दादी हो, दुनिया में सबसे अच्छी दादी। हाँ दादी, आप हमारी बहुत प्यारी दादी हो। इतना कहकर तीनों पोतियां अपनी प्यारी दादी के गले लग जाती हैं। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थीं। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार, यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हो। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी, कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम।
ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहू में काम पर निकल गई, अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ष थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तह लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ, उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू, क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जीजी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है, तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार टूटने से बच जाता है।